हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइफ 124 में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता क्या चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये सब आज हम लोग जानेंगे। तो ये जब जानने से पहले हम आपको बता दें कि मैं हूँ रोशन कुमार और मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी बातें। ठीक, तो आइए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से आपको 12 को मेन सिलेबस मेन सब्जेक्ट हो जाता है, मेन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जिसमें पहला सब्जेक्ट हो जाता है बेसिक नॉलेज। क्या होता है? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में एक्चुअली आपको पढ़ना पड़ेगा क्या चीज़, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, फिर पोटेंशियल क्या है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बारे में फिर डिटेल जानना पड़ेगा, फिर ओम्स लॉ क्या है, ये सब जानना है। सर्किट एनालिसिस में हम लोग क्या करना है कि कोई सर्किट आपको दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई सर्किट दिया हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, उस सर्किट में वोल्टेज का मान निकालने का कहेगा, करंट का मान निकालने के लिए कहेगा, पावर का मान निकालने के लिए कहेगा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस में। ठीक, फिर नेटवर्क थ्योरम में क्या पढ़ना होगा, जैसे कि कुछ थ्योरम होता है, कुछ थ्योरम दिए हुए हैं, जैसे कि हो गया आपका थेवेनिन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया, कंपनसेटिंग थ्योरम हो गया, टेलीग्राफ थ्योरम हो गया, और बहुत सारे थ्योरम है। उस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट, उस सर्किट में कोई डिवाइस काम करता है, मशीन काम करता है, उसमें कितना करंट फ्लो करता है, वो सब हम लोग समझेंगे किस थ्योरम में, नेटवर्क थ्योरम में। ठीक, फिर होता है फंडामेंटल ऑफ एसी। क्या है? फंडामेंटल ऑफ एसी। तो फंडामेंटल ऑफ एसी में आपको क्या पढ़ना है? फंडामेंटल ऑफ एसी में पढ़ना है क्या चीज़ कि कोई भी करंट है किस वेव फॉर्म से पार कर रही है, या कौन कौन से वेव फॉर्म होते हैं, साइनसॉइडल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब बारे में पढ़ना है। आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, पीक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे किसमें, फंडामेंटल ऑफ एसी में। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसी सर्किट एनालिसिस, यानी कि जो सर्किट एनालिसिस है, यहाँ पर एसी दोनों का सेम कर दिया ना, इसमें एसी और डीसी दोनों पढ़ना है, इसमें भी एसी डीसी दोनों ही पढ़ना है। ठीक, तो यही सर्किट, एसी में जो सर्किट आती है वो सर्किट एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फिर हो गया रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। रेजोनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, रेजोनेंस में क्या होता है कि दो सर्किट दिया हुआ रहेगा, एक होता है डीसी रेजोनेंस, एक होता है एसी रेजोनेंस। उसमें चेक करना पड़ता है, रेजोनेंस का मान निकालना पड़ता है, वो पैरेलल सीरीज में है कि सीरीज में है, ये सब बारे में हम लोग जानना है। पैरेलल रेजोनेंस समझेंगे, सीरीज रेजोनेंस समझेंगे, उसे क्या कहते हैं वो सब समझेंगे हम लोग किसमें, रेजोनेंस में। फिर होता है थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है कि तीन फेज पे दो सिस्टम चलते हैं, वो उनके बेसिक डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फिर हो गया मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म पर कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानेंगे। और फिर ये तीन वो आपका मुख्य हो जाता है। तीन को मुख्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लैप्लास है जो आपका हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को जानने के लिए आपको काम आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू बना रहा है, कोई भी मैथ बना रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल बना रहा है, उसमें आपको लैप्लास की आवश्यकता पड़ सकती है। लैप्लास बोले तो लैप्लास बोलते हैं हम लोग, ये लैप्लास ऑफ डी, लैप्लास ऑफ आर, लैप्लास ऑफ एस, ये सब बारे में बोलते हैं। ट्रांजिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं किससे, बेसिक नॉलेज से। कहाँ से शुरू करते हैं? बेसिक नॉलेज से। तो शुरू करते हैं। बेसिक नॉलेज चालू करने से पहले इसको मिटा देते हैं, और मिटाने में आपको एक बात बता देते हैं कि कोई वस्तु हो या कोई पार्टिकल हो, कितने चीज़ से बने होते हैं जो। ठीक, हम लोग किसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज के बारे में। तो आइए हम लोग हेडिंग दे देते हैं, बेसिक नॉलेज। ठीक, बेसिक नॉलेज में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई वस्तु था, मान लीजिए यही एक वस्तु है, यही वस्तु है जो एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और आजकल के अधिकांश वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार का होता है, वो परमाणु कुछ इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। बीच में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते रहते हैं, क्या करते हैं? फ्लो करते रहते हैं। हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। कितनी होती है?
2n²। ठीक, न्यूट्रॉन होता है जो आवेशितहीन होता है, यानी कि इस पर ना प्लस होता है और ना माइनस होता है। ठीक, और प्रोटॉन पर हमेशा क्या कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कोई समस्या? अभी नहीं ना। फिर एक होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है जो माइनस होता है। ठीक, ये ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। आपसे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो आप बोलिएगा कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं पता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितने होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जहाँ तक कि प्रोटॉन की बात है, मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग जानेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, देखिए हम लिख देते हैं अच्छे से कि हाँ सारी जानकारी आपको मिल जाए। जैसे देखिए आपको हम बता देते हैं कि कोई वस्तु, कोई पार्टिकल दुनिया की होती है, वो 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो नाभिक में होता है, किसी वस्तु की कक्षा के नाभिक में होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहता है। ठीक, नाभिक जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है हर एक कक्षा में एक सीमित संख्या में होता है। कितने संख्या में होता है? एक सीमित संख्या में होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा घर है, जैसे मानते हैं कि एक छोटा घर है ये वाला, ठीक, और एक बहुत बड़ा घर है। ठीक, किसमें ज़्यादा आदमी हटेगा? ज़्यादा आदमी जाहिर सा बात है इसमें हटेगा। इसलिए जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है वैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमित मात्रा रखा गया। सीमित मात्रा इसलिए रखा गया क्योंकि उसका आसानी से हम लोग काउंट कर सके। ठीक, तो हर एक कक्षा में संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², यानी हम लोग कह सकते हैं पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 × 1², यानी कि कितने हो जाएगी? 2 × 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसकी कक्षा में हो जाएगी? पहले कक्षा में हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरे कक्षा में कितने हो जाएगी? 2 × 2² बराबर 2 × 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरे में कितने हो जाएगी? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 5 6 7 और ये रहा 8, यानी 8 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक, 8 से कम होता है, 8 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, एक बात और समझिएगा कि हम आपको पढ़ाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, VALENCY, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, ये डिफिनेशन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट यानी देखिएगा सबसे बाहरी कक्षा में, जैसे मान लीजिए कि ये कक्षा है, ठीक, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से कम होती है तो वो बाह्यतम कक्षा कहलाएगा। यानी कि यदि 2n² से कम कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो वह कौन सा कक्षा कहलाएगा? बाह्यतम कक्षा कहलाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है वह कितना कहलाता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कितना कहलाता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जनरली अगर देखा जाए तो हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको 8 मिल सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। क्या कोई टेंशन, कोई समस्या? यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कुछ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि हाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, वो हम सब जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। उससे पहले इससे हम लोग मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले बता देते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यहाँ पे माइनस कहीं पर लिखा हुआ रहता है, सब जगह यहाँ पर बोले माइनस लिखा हुआ है, तो क्या ये पावर माइनस में है? जी नहीं,
ये पावर माइनस में नहीं है, ये आवेश बतलाता है। क्या बतलाता है? आवेश बतलाता है। ये माइनस है जो आपका आवेश बतलाएगा। जैसे ही न्यूमेरिक फॉर्म आएगा तो इस माइनस को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कोई समस्या? इस माइनस को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं। देखिए जैसे ये हो गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में, और चारों वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा एक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं तो सिंपल है मास ऑफ, हाँ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? जैसे सुनिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो कहिएगा भैया यहाँ प्लस है तो प्लस शो करेगा? तो जी नहीं, यहाँ प्लस का वो बात नहीं है। देखिए यहाँ पर चार्ज का बात हो रहा था, आवेश का बात हो रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिखते हैं। ठीक, यदि इसका मास का बात आ जाए, द्रव्यमान का बात आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। आइए अभी वही चलेंगे, कोई टेंशन बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में। थर्ड नंबर पॉइंट में चलते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या चलते हैं? मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 1.67 × 10⁻27 kg ही होता है। 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। तो कहिएगा कि सर जब प्रोटॉन का मास इतना है तो न्यूट्रॉन का मास इतना है, तो चार्ज भी होगा ना न्यूट्रॉन का? जी नहीं, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन आवेशित हीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशित हीन होता है। तो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन तो लिख देते हैं यहाँ पर नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। सॉरी, इस पेन से लिख देते हैं नो चार्ज। तो इसका अर्थ आप समझे कि ये जो नाभिक है ये पूरी तरह से क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई? पूरी तरह से पॉजिटिव हो गई। अब पॉजिटिव हो गई, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो जाहिर सा बात है कि ये इसको तीरेगा। इलेक्ट्रॉन को कौन तीरेगा? नाभिक तीरेगा। देखिए कैसे दिखाते हैं, हम आपको फील करवा देते हैं। देखिए पांचवा हम लोग पढ़ेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है पता है कितना? 1.6 सॉरी लिख दिया है ना, लिखा होता है ही, प्रोटॉन लिख देते हैं, प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन का चार्ज कितना है पता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए तो एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो जीरो हो जाएगा बाबू, जीरो होगा। तो जानबे करते हो कि कोई वस्तु होता है कि एक दूसरे को खींचेगा, खींच के आपस में क्या करना चाहता है? एक दूसरे को जीरो करना चाहता है, लेकिन जीरो नहीं हो पाता है। ठीक, अब देखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, देखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 kg। कितना होता है? 9.11 × 10⁻31 kg। तो एक बात देखिए, तो इसको इससे भागा देंगे तो कुछ हमको और मिलता है, कुछ और क्लू मिलता है। क्या मिलता है? 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए तो गुने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कीजिए यही मिलेगा। कैसे कीजिएगा? देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.11 × 10⁻⁻31 kg है कि नहीं है? अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है कि नहीं? सॉरी गलती कर दिए,
1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक, अब इस दोनों को भागा दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1837 या से 1840 टाइम्स। कहीं कहीं पे 1837 मिलता है, कहीं कहीं पे 1840 मिलता है। यानी इन दोनों तीनों के बीच में लैग करता रहता है आपका मान। क्या करता है? इन तीनों के बीच में आपका मान लैग करता रहता है, इसलिए हमेशा मान आता है कितना हम लोग लेते हैं 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक, सातवां हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ लिया, हाँ हो गया। ठीक, तो इतना ही है आपका। इसके बाद हम लोग चलेंगे मेटल के बारे में कि कौन से वस्तु किस चीज़ का बना होते हैं, किस चीज़ का नहीं बना रहता है। इतना आप उतार लीजिए पॉज करके वीडियो को। ठीक, आशा करते हैं आपने उतार लिया होगा, तो इसे आप मिटा देंगे। ठीक, मिटाने का सबक हम आपको बता देते हैं कि आजकल की जो वस्तु है या दुनिया की कोई वस्तु है, टोटल मिलाकर 3 तरीके से बांटा गया विद्युत का धक्का। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला हो गया सुचालक, जिसको आप कहते हैं मेटल। पहला हो गया सुचालक, जिसको कहते हैं मेटल। मेटल में क्या होता है कि कोई विद्युत करंट आसानी से फ्लो करने लगता है, कोई विद्युत करंट होता है जो आसानी से फ्लो करने लगता है। ठीक, दूसरा हो जाता है कुचालक। क्या होता है? कुचालक, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है? कोई विद्युत करंट है जो आसानी से फ्लो ही नहीं करता, एकदम नहीं फ्लो करता। जैसे कि आप हो गया लकड़ी को ले सकते हैं, सुचालक के लिए आपको तांबा ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। ये सबसे सुचालक से करंट आसानी से फ्लो कर जाता है और लकड़ी से करंट फ्लो नहीं करता। अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं या कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिससे विद्युत जब कभी कभी रुक रुक कर प्रवाहित होते रहते हैं, होता प्रभावित लेकिन कम मात्रा में प्रभावित होता है, उससे कहते हैं अर्धचालक, जिससे आप इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। यदि आपको देखा जाए तो सेमी कंडक्टर मुख्य रूप से 2 तत्व ज्यादा मुख्य माना जाता है। पहला हो जाता है सिलिकॉन और दूसरा हो जाता है जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम इसलिए माना जाता है क्योंकि आप विद्युत में पढ़िएगा, विद्युत में ही ये क्या कहते हैं पावर जनरेशन के आसपास ही पढ़िएगा आप कि उसमें एक बी होता है, बी का मान होता है उसमें कम होता है, इसी कारण से इसको माना जाता है क्या चीज? सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग लेते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग लेते हैं। ठीक, आइए पहले उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि मेटल कैसे कहते हैं। क्या चीज है? मेटल। मेटल यानी कि सुचालक। सुचालक कह सकते हैं कि इन एनी बॉडी, नहीं लिख दीजिए सीधा, डेट बॉडी in which current is flow 1.2 2 point in easily form is called metal। मेटल पता है, मेटल का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से कम होता है। लिख सकते हैं इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4। ठीक, यानी कि Ve क्या होता है? 4 से कम होता है। ठीक, इसमें एक बात और होता है कि वेन जब हम लोग इसका टेम्परेचर राइज करते हैं ना, ठीक, तो क्या होता है? टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस है जो इसका यानी प्रतिरोध है ये भी बढ़ता है। क्या होता है? प्रतिरोध भी बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ता है तो कंडक्टेंस क्या होता है? घटता है। सिंपल वर्ड में कहें तो कोई मेटल है, ठीक, ये मेटल है, इस मेटल को यदि ज़्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहा रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उसके समक्ष क्या होगा? ये टेम्परेचर युक्त होगा, यानी इसका टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो कुछ ऐसा समय आएगा कि बढ़ने के कारण से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, जिस कारण से ये है जो फ्लो करना बंद कर जा सकता है। कुछ समय बाद ये है जो खराब भी हो सकता है या
फ्लो करना बंद कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कम होती है, यानी कि एक सीमित मात्रा में होती है। जब ये फ्लो करना बंद कर जाएगा जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो समाप्त हो गया है। ठीक, कोई समस्या? ठीक, एक बात और हमको बोलता है, इसमें जो बॉन्डिंग बनता है ना वो मेटालिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? मेटालिक बॉन्ड। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि केमिस्ट्री में मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब पढ़ते होंगे। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। एग्जाम्पल में इसका बता सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? जो एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा सोना यानी कि AU, चांदी AG, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक, कॉपर एक्सेट्रा। कोई समस्या? और हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर क्या, इंसुलेटर क्या होता है, जो हम आपको बोल देते हैं, नहीं तो आप लिख लीजिए इसे बेटा, इसको आप लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आपको पढ़ा देते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जो कुचालक। आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे, तो हम इसको रब कर दे रहे हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर को हम नन मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नन मेटल, नन मेटल। कुचालक, कुचालक। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुचालक कहते किसको। तो इसका सिंपल सा वर्ड हम हिंदी में लिख देते, नहीं तो कि जिससे वैसी वस्तु जिससे करंट फ्लो नहीं होती है, वैसी वस्तु जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, विद्युत कहलाता है। ये कुचालक वस्तु कहलाता है, कुचालक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल सिंपल से हम ले सकते हैं वुड। वुड बोले तो लकड़ी, एग्जाम्पल में हो जाएगा लकड़ी, ईटा, पत्थर, बालू इत्यादि। ठीक, इसमें क्या होता है, जब आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाइएगा ना, टेम्परेचर को बढ़ाइए तो रेजिस्टेंस होता है ना भैया, यानी प्रतिरोध होता है ना, वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, जिस कारण से कंडक्टेंस का मान, यानी कि प्रतिरोध, कंडक्टेंस का मान, G का मान बढ़ जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस होता है, यानी कि R को बढ़ाइएगा तो क्या होगा? कंडक्टेंस घटेगा, और R को घटाइएगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक, कोई समस्या? एक बात और, इसमें जो बॉन्डिंग पाया जाता है वो पाया जाता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से बड़ा होता है। क्या होता है? 4 से बड़ा होता है। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। इसको हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे नहीं, इसको अभी लिख लीजिए, अभी इतना लिखिए। आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे, तो हम इसे मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम लोग चलते हैं हम सेमीकंडक्टर की ओर, यानी सेमी मेटल भी कह सकते हो उसको, अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक, सेमी मेटल, सेमी मेटल। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु है, ठीक, सेमी मेटल में क्या होता है कि कोई वस्तु है, और लिख सकते हैं वैसी वस्तु है, वैसी वस्तु है जिससे विद्युत का प्रवाह
रुक रुक कर होता है, रुक रुक कर होता है, अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। मुख्य रूप से दो एग्जाम्पल होता ही है इसका अधिकतर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बहुत सारा होता है लेकिन ये दो को मुख्य माना जाता है, समझे। ठीक, इसमें कुछ होता है कि जैसे कि कुछ वस्तुएं ऐसे, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को यदि आप बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस से घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा और कंडक्टेंस से जो बढ़ जाएगा, यानी जी का मान बढ़ जाएगा। इसमें जो बॉन्डिंग पाया जाता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, COVALENT, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसमें जो सेमी मेटल होता है उसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। कोई समस्या? यानी कि इसमें 4 रहबे करेगा। VE लेस देन 4 कहने का मतलब होता है, VE ग्रेटर देन 4 कहने का मतलब होता है 5, 6, 7, 8, ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब VE लेस देन 4 कहने का मतलब होता है कि 1, 2, 3, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेमी मेटल में बराबर करने का मतलब ये होता है कि इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमेशा कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। इसलिए इसको किस चीज़ का दर्जा दिया है? सेमी मेटल का। इसमें हमेशा जो विद्युत का प्रवाह होता है रुक रुक का होता है, लगातार होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। कभी कभी रुक भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी होता भी है। ठीक, इसलिए इसको सेमी मेटल कहा जाता है, सेमी मेटल श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, कोई समस्या? तो आज की सेवा यहीं पर रखते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए, अगले लेक्चर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेक्निकल लाइफ 124 को। ठीक है जी, धन्यवाद, बाय।